Hello friends, myself Mohit Rao. Today I am going to discuss about the topic ABG analysis, which is a very basic topic of fundamental of nursing. ABG एनालिसिस को हम आर्टियल ब्लड गैस एनालिसिस भी बोलते हैं। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है, जो वेरी बेसिक प्रोसीजर। इसमें हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड का यूज़ करते हैं, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ब्राइट रेड कलर का होता है। ब्राइट रेड कलर प्रेजेंट इन आर्टरीज। इसमें हम आर्टियल ब्लड का यूज़ करते हैं। आर्टियल ब्लड का सैंपल लेते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। एबीजी सैंपल किस में लेते हैं? एबीजी सैंपल लेने के लिए हम 1 ml या फिर 2 ml सिरिंज का यूज़ करते हैं। जो सिरिंज होती है हेपेनाइज सिरिंज। हेपेनाइज सिरिंज का मतलब है उस सिरिंज में हिपेरिन का यूज़ करते हैं। इसका हिपेरिन का यूज़ हम क्यों करते हैं? ताकि ब्लड का क्लॉट ना बन सके सिरिंज के अंदर, इसलिए हम हेपेनाइज सिरिंज का यूज़ करते हैं। और बिफोर सैंपल टेकिंग नर्स शुड परफॉर्म एलन टेस्ट। एबीजी एनालिसिस का सैंपल लेने से पहले, जैसे आर्टियल ब्लड का सैंपल लेते हैं, उससे पहले हमें एक टेस्ट परफॉर्म करना होता है जिसको हम एलन टेस्ट बोलते हैं। एलन टेस्ट क्यों करते हैं? टू चेक दिस टेस्ट चेकिंग पेटेंसी ऑफ अल्नर आर्टरी। एलन टेस्ट का यूज़ अल्नर आर्टरी की पेटेंसी को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है एलन टेस्ट का। एबीजी की अब आती है नॉर्मल वैल्यूज़। नॉर्मल वैल्यूज़ क्या क्या है? एबीजी हम क्या क्या असेस करते हैं? एबीजी की वैल्यू में एक तो आता है पीएच, जिसकी नॉर्मल रेंज होती है 7.35 टू 7.45। उसके बाद आती है PCO2 की वैल्यू, जो होती है 35 टू 45। उसके बाद आती है PO2 की, ये CO2 हो गई, ये ऑक्सीजन होगी, इसकी है 80 टू 100। उसके बाद आता है कार्बोनेट आयन की, जैसे HCO3 हो गया, वो 22 टू 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। इन्हीं 4 वैल्यू के बेस पर हम पूरी टेस्ट को एनालाइज करते हैं और रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, जैसे पीएच 7.35 टू 7.45, PCO2 35 टू 45, PO2 80 टू 100 एंड HCO3 22 टू 27। ये 7.40 है, ये नॉर्मल रेंज है। इसको हम नॉर्मल में काउंट करते हैं। नॉर्मल लगा लो या फिर मिडल रेंज लगा लो। अगर 7.4 से नीचे अगर पीएच आती है तो उसको हम एसिडिक कंसीडर करते हैं, और 7.40 से अगर ऊपर जाती है उसको एल्कलाइन करते हैं या फिर बेसिक डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, पीएच दे रखी है हमारे पास 7.25, PCO2 वैल्यू दे रखी है 56, HCO3 की दे रखी है 29। जैसे 7.25 हो गया, 7.25 7.40 से नीचे है तो ये एसिड की कंडीशन तो ये हो गई। पीएच देखते हैं हमें, पहले एसिड लिख लिया हमने, उसके बाद हम ये दोनों वैल्यू देखते हैं। जो PCO2 होती है वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या फिर एल्कलोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, और HCO3 आयन होता है, कार्बोनेट आयन होता है, वो मेटाबॉलिक के लिए होता है। ठीक है, अब हमने पीएच की वैल्यू देख ली, इससे हमें ये कंफर्म हो गया कि एसिडोसिस ही है। अगर पीएच 7.40 से कम एसिडोसिस हो गई, इसके बाद हम ये 2 वैल्यू देखेंगे। अब ये है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड PCO2 56 है, जो कि ये नॉर्मल वैल्यू है 35 टू 45, मतलब ये ज़्यादा जा रही है, मतलब ये CO2 की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और अब देखेंगे कार्बोनेट आयन, ये 29 है, तो 22 से 27 इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, इसमें 29 दे रखा है, तो ये भी इंक्रीज हो रखी है। अब आता है एक रोम मेथड, जिसका मतलब है रेस्पिरेटरी अपोजिट एंड मेटाबॉलिक इक्वल। मतलब ये पीएच के साथ कंपेयर करते हैं, पीएच के साथ कंपेयर करते हैं इसको। जैसे रो मेथड हो गया रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल। जैसे इसमें पीएच तो डिक्रीज होने लग रही थी 7.42 के कंपैरिजन में, तो पीएच तो डिक्रीज हो गई, और रेस्पिरेटरी अपोजिट मतलब रेस्पिरेटरी बढ़ रहा है, तो इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा। अगर मेटाबॉलिक इक्वल होता, मतलब पीएच भी डिक्रीज हो रही है और कार्बोनेट आयन भी डिक्रीज होता ना, तो ये फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी अपोजिट एंड मेटाबॉलिक इक्वल। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, पीएच है 7.45, जो 7.4 से ऊपर जा रही थी ये हो गई अल्कलाइन। ठीक है, PCO2 को देखते हैं 45, तो नॉर्मल वैल्यू है 35 टू 45, तो ये तो है नॉर्मल, मतलब ये रेस्पिरेटरी तो है नहीं। उसके बाद है, हम सीधा देखें ये कार्बोनेट आयन की वैल्यू, ये होता है मेटाबॉलिक के लिए। अगर रेस्पिरेटरी है नहीं तो सीधा होगा मेटाबॉलिक। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पीएच 7.10 जो कि है 7.40 नॉर्मल बताई थी, कम हो रही है, तो सीधा हो गया एसिडोसिस। अगर 7.40 से कम है
पीएच तो एसिडोसिस हम लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू, ये है 82, जो नॉर्मल वैल्यू है 35 to 45 है, तो ये बढ़ रही है, मतलब ये PCO2 वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब कार्बोनेटाइन देखते हैं, इसकी नॉर्मल वैल्यू है 22 to 27, तो ये नॉर्मल रेंज में है, तो ये सीधा हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। देखो ये रहा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बोनेट आयन की वैल्यू अगर एक भी नॉर्मल होती है तो उससे दूसरे वाला ही उसका हो जाएगा। और एसिडोसिस और अल्कलोसिस हम डिनोट करते हैं पीएच से। ठीक है, जैसे ये हो गया, ये है रोम मेथड, रेस्पिरेटरी अपोजिट एंड मेटाबॉलिक इक्वल। अगला क्वेश्चन, जैसे पीएच है, पीएच 7.30 है, तो 7.4 से नीचे ही है, तो ये हो गया सीधा एसिडोसिस। अब कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू देखते हैं 87, 35 to 45 नॉर्मल होती है, तो ये इंक्रीज हो रही है। ठीक है, HCO3 22 to 27, ये भी इंक्रीज हो रही है। अब ये मेथड लगाएंगे रेस्पिरेटरी अपोजिट एंड मेटाबॉलिक इक्वल। ठीक है, अब पीएच डिक्रीज हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और ये भी इंक्रीज हो रही है, तो रेस्पिरेटरी अपोजिट हो गया ना, मतलब पीएच तो घटी और रेस्पिरेटरी की वैल्यू मतलब CO2 की वैल्यू इंक्रीज हुई, तो ये हो गया ना, मतलब पीएच से अपोजिट हो गया है, पीएच डिक्रीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एसिडोसिस हमने डिनोट किया पीएच को देखते रहे, जो कि है 7.30। अब जैसे अगला क्वेश्चन है 7.38, हम इसको देखते हैं 7.4 से कंपेयर करके। 7.4 से कम है तो ये हो गया एसिड की कंडीशन होगी, तो एसिडोसिस हो गया इसमें। अब देखेंगे ये इसमें थी 35 to 45 नॉर्मल वैल्यू थी, तो ये डिक्रीज हो रही है PCO2 की वैल्यू। अब HCO3 होता है 22 to 27, इसमें भी ये डिक्रीज हो रही है। ठीक है, एसिडोसिस हमने कंफर्म कर दिया कि ये एसिडोसिस है। अब रोम मेथड, रेस्पिरेटरी अपोजिट एंड मेटाबॉलिक इक्वल। अब पीएच हो रही है डिक्रीज, रेस्पिरेटरी भी डिक्रीज हो रही है और मेटाबॉलिक भी डिक्रीज हो रही है, तो इसमें क्या होगा, अगर अगर रेस्पिरेटरी वाली इंक्रीज होती तो हम बोल देते इसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। लेकिन अब रो मेथड देखते हैं तो रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल, तो पीएच भी डिक्रीज हो रही है और मेटाबॉलिक की वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है, तो दोनों सेम हो गए ना, जैसे मेटाबॉलिक इक्वल हो गए तो ये होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, अब एसिड बेस इम्बैलेंस क्या क्या होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी एक हो गया एसिडोसिस, एक हो गया अल्कलोसिस। रेस्पिरेटरी में दो होते हैं, एसिडोसिस और अल्कलोसिस। फिर है मेटाबॉलिक में भी एसिडोसिस और अल्कलोसिस, ये दो दो पार्ट बन गए हमारे। अब जैसे और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पी एच 7.30, इसको 7.4 में देखते हैं। 7.4 कंपेरिजन हम देखते हैं, 7.3 कम है तो ये हो गया एसिडोसिस हो गया। ठीक है, ये PCO2 70 है तो 35 to 45 के रेंज में होना चाहिए, तो ज़्यादा हो रही है तो ये हो गया इंक्रीज। HCO3 22 to 27 में है, ये रेंज में आ रही है, तो ये मेटाबॉलिक तो कभी हो ही नहीं सकता, तो बचा क्या रेस्पिरेटरी, तो ये हमारा हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जैसे 7.10 है, 7.4 के कंपैरिजन में देखेंगे तो ये हो गया एसिडोसिस। ठीक है, अब ये 35 to 45 नॉर्मल वैल्यू है, तो ये भी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब HCO3 है 22 to 27, ये नॉर्मल वैल्यू है, ये भी डिक्रीज हो रही है। अब लगाएंगे रोम मेथड, रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल। ठीक है, अब पीएच डिक्रीज हो रही है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू है वो भी डिक्रीज होने लग रही है, तो रेस्पिरेटरी तो हो नहीं सकता ये। अब पीएच भी डिक्रीज हुई है, 7.10 7.4 से कम है, तो ये भी डिक्रीज और ये भी डिक्रीज, तो हो गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब है 7.30, जैसे 7.4 में देखें तो क्या मिला हमें एसिडोसिस, 7.4 से कम आ गया तो हमें मिलेगा एसिडोसिस। अब PCO2 है ये 35 to 45, तो ये भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये 22 to 27 नॉर्मल वैल्यू है, तो ये हो गया, ये भी डिक्रीज हो रहा है। अब लगाएंगे रोम, रेस्पिरेटरी अपोजिट मेटाबॉलिक इक्वल। पीएच क्या हुई, पीएच इंक्रीज हो गई, रेस्पिरेटरी डिक्रीज हुई, तो ये दोनों अपोजिट हो गए ना। अब ये डिक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है, ये इक्वल हो गई नहीं, तो ये हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ओके, अब जैसे ये 7.4 के कंपेरिजन में देखेंगे इसको, तो ये बढ़ रही है, पीएच हुई इंक्रीज, तो ये हो गया अल्कलोसिस। ठीक है, अब PCO2 35 to 45 है, ये नॉर्मल है बिल्कुल, तो ये तो हो नहीं सकता रेस्पिरेटरी, तो अब इसकी वैल्यू हमें देखनी नहीं है। जैसे 22 to 27 अगर देखते भी हैं तो ये बढ़ रहा है, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस किस कंडीशन में हो जाती है। एक हमें ये याद रखना है कि रेसिडोसिस की कंडीशन में उसके बाद है हमारी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एक बात हमें याद रखनी है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में हमेशा पोटेशियम आयन की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। अब जैसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस किस कंडीशन में हो जाती है, मेन होता है जो जिसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, मतलब हाइपोवेंटिलेट हो जाता है, पेशेंट ढंग से सांस नहीं ले पाता। जैसे पेशेंट को अगर सांस नहीं आएगा तो हाइपोवेंटिलेट करेगा, हाइपोवेंटिलेट करेगा तो एसिडोसिस की कंडीशन बढ़ जाएगी। ठीक है। जैसे अस्थमा कंडीशन है उसमें हाइपोवेंटिलेट करेगा पेशेंट, ब्रोंकोटियासिस है उसमें भी हाइपोवेंटिलेट करेगा, ब्रोंकाइटिस में भी हाइपोवेंटिलेट, एटेलेक्टिस में भी हाइपोवेंटिलेट करेगा। या फिर कोई सेडेटिव ड्रग दे रहे हैं उसमें जैसे ओपियम दे दिया, उसको रेस्पिरेटरी रेट को डिक्रीज कर देगा, रेस्पिरेटरी डिक्रीज होते ही पेशेंट हाइपोवेंटिलेट करेगा, हाइपोवेंटिलेट करते ही पेशेंट में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन बढ़ जाएगी। रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस किस कंडीशन में होता है, मेनली रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस उस कंडीशन होता है जिसमें पेशेंट हाइपरवेंटिलेट करता है, मतलब जल्दी जल्दी सांस लेता है। जैसे फीवर की कंडीशन है उसमें पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा तो हाइपरवेंटिलेट करेगा, हाइपरवेंटिलेट करते ही पेशेंट में रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। जैसे पेन है, पेन में भी रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज, इसमें भी इंक्रीज। और हिस्टीरिया, मतलब हिस्टीरिया होता है अटेंशन सीकिंग पर्सनैलिटी, ये एक साइकेट्रिक की कंडीशन है हिस्टीरिया, इसमें भी रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाते हैं जिसकी वजह से हाइपरवेंटिलेट हो जाएगा, हाइपरवेंटिलेट होते ही रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस की कंडीशन हो जाएगी। हाइपोक्सिया होता है, हाइपोक्सिया में डिफिशियंसी ऑक्सीजन हो जाती है, बॉडी ऑक्सीजन की कमी को पूरी करने के लिए पेशेंट जल्दी जल्दी सांस लेगा, रेस्पिरेटरी इंक्रीज होगा जिससे हाइपरवेंटिलेट करेगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जैसे एसिडोसिस हमने बताया था, पोटेशियम आयन की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस किस कंडीशन में होती है, मेनली होती है स्टारवेशन या फिर फास्टिंग कंडीशन में। स्टारवेशन और फास्टिंग कंडीशन में मेटाबॉलिक एसिडोसिस की होती है। अगर हम स्टारवेशन फास्टिंग करते हैं तो हमारा प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो लेता है, उसके बाद फैट ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। फैट किसी में टूटता है, कीटोन बॉडीज में फैट ब्रेकडाउन इनटू कीटोन बॉडीज में होता है, या फिर लैक्टिक एसिड बॉडी प्रोड्यूस करने जाती है, एसिड होती है, एसिडोसिस हो जाती है, एसिडोसिस। ठीक है। अब वो किसी को डायबिटीज मेलाइटिस है, डायबिटीज मेलाइटिस में हम जैसे उसमें फैट का ब्रेकडाउन होगा तो भी कीटोन बनेगी, कीटोन से एसिडोसिस हो जाएगा। फिर हम एस्पिरिन लेते हैं, एस्पिरिन में होता है एस्पिरिन का साल्ट होता है ये सैलिसिलिक एसिड, मतलब एसिड हो रहा है तो इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी। अगर किसी को डायरिया हो रहा है, अगर डायरिया में अल्कलाइन तो रिमूव हो जाता है, अल्कलाइन इज रिमूव्ड एंड रेस्ट एसिडिक। डायरिया में अल्कलाइन रिमूव हो गया तो बचा क्या, स्टोमक में एसिड, तो हो जाएगा मेटाबॉलिक एसिड। ऐसे इलियोस्टोमी में अल्कलाइन रिमूव हो जाता है बॉडी से और एसिड बच जाता है, जिससे मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। उसके बाद आता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कैसे होता है, जैसे किसी को वोमिटिंग हो रही है, वोमिटिंग में स्टोमक का कंटेंट बाहर आ गया और स्टोमक में होता है एसिड, अगर एसिड बाहर आ गया, एसिड रिमूव देन रिमेन्स अल्कलाइन। किसी के स्टमक में से अगर एसिड रिमूव हो जाता है तो उसमें अल्कलाइन बच जाता है, जिससे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। ठीक है। अब जैसे गैस्ट्रोटोमी, अगर किसी में गैस्ट्रोटोमी हुई है उसमें भी एसिड ही रिमूव होगा, स्टोमक में होती है गैस्ट्रोटोमी, तो एसिड रिमूव हो गया तो रेस्ट बचा अल्कलाइन, तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाएगा। अगर कोई ज़्यादा अल्कलाइन डाइट ले रहा है तो उसमें मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या फिर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्यों होता है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, क्योंकि जो सोडियम सीट्रेट होता है ना उसमें, जिसको वो ब्लड के प्रिजर्वेटिव होता है सोडियम सीट्रेट, वो उसमें मिला हुआ होता है और वो इसको रिमूव कर देता है और वो अलग मतलब रेस्ट ऑफ पार्ट को अल्कलाइन बना देता है। ठीक है। ये हमारे हो गए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, अल्कलोसिस और मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अल्कलोसिस। एसिडोसिस में हमें याद रखना है कि पोटेशियम की वैल्यू बढ़ जाती है, पोटेशियम आयन की। अब बात आती है अनकम्पनसेटेड की, पार्शियल कंपनसेटेड की और फुल कंपनसेटेड की। अब जैसे इसमें देखते हैं 7.35 टू 7.45 ये होगी नॉर्मल वैल्यू, 35 टू 45 ये भी होगी नॉर्मल वैल्यू, 20 टू 27 होगी नॉर्मल वैल्यू। ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है 7.31 7.4 कंपेरिजन हम देखेंगे क्या हुआ, एसिड हुआ। ठीक है। ये 35 टू 45 तो ये हो रहा है इंक्रीज, कार्बोनेट आयन की वैल्यू 20 टू 27 ये है नॉर्मल। ठीक है। अब एसिड हो गया, ये नॉर्मल है तो ये तो गया हट, क्या बचा रेस्पिरेटरी, तो बचा
रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ये तो हमने सोल्व कर लिया था, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या अल्कलोसिस कैसे बताते हैं। अब बात आती है कंपनसेटेड, पार्शियली कंपनसेटेड एंड फुल कंपनसेशन की। अब इसको कैसे डिनोट करते हैं, ये दोनों होते हैं दोस्त, जैसे PCO2 और कार्बोनेट आयन दोनों दोस्त होते हैं, दोनों को पीएच मतलब ये दोनों साथ काम करते हैं पीएच की वैल्यू को नॉर्मल रेंज में लाने के लिए। अब जैसे ये आ गई रेंज से बाहर, एसिडोसिस हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ये 80 है, 35 to 45 नॉर्मल रेंज है, तो ये रेंज से बाहर निकल गया है, लेकिन HCO3 रेंज से बाहर ही नहीं निकला, तो इसका मतलब हो गया अनकम्पनसेटेड है ये। अब जैसे हम इसमें समझते हैं, जैसे जब PCO2 एंड HCO3 दोनों रेंज से बाहर निकले और पीएच नॉर्मल आ जाए तो फुली कंपनसेटेड, पीएच नॉर्मल ना आए तो पार्शियल कंपनसेटेड, जब दोनों ही रेंज बाहर ना निकले तो अनकम्पनसेटेड। तो इसमें हम देख रहे हैं रेस्पिरेटरी तो रेंज से बाहर आ गया, जो कि नॉर्मल रेंज 35 to 45 और इसकी 20 to 27 ये रेंज से बाहर निकला, तो क्या हो गया, ये हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये हो गया अनकम्पनसेटेड। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लो, pH 7.20 होगी, क्या हो गया, एसिडोसिस। 35 to 45 ये हो रहा है इंक्रीज, रेस्पिरेटरी इंक्रीज, ये 32 हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। इसमें लगाएंगे रोम मेथड, रोम मेथड लगा के क्या निकल गया हमारा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। यहाँ तक का हमारा काम हो गया कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, अल्कलोसिस है, या फिर मेटाबॉलिक का पार्ट है। अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया, अब हमें बताना है भाई कंपनसेटेड है, पार्शियल कंपनसेटेड है या अनकम्पनसेटेड है। तो देखते हैं, अब जैसे ये रेंज से बाहर आ रहा है और ये भी रेंज से बाहर आ रहा है, लेकिन रेंज से बाहर तो आ गए, लेकिन पीएच नॉर्मल नहीं आई, पीएच 7.20 ही है, नॉर्मल पीएच रेंज होती है 7.35 to 7.45। अगर पीएच इस रेंज में आ जाती है तो इसको बोल देते हैं फुली कंपनसेटेड। अब पीएच नॉर्मल आई नहीं है, 7.20 है, क्योंकि हमें नॉर्मल रेंज ये होती है पीएच की, हमें इसके अंदर लाना था, पीएच नॉर्मल आई नहीं, लेकिन दोनों अपनी रेंज से बाहर निकल गए, तो इसको बोल देंगे पार्शियली कंपनसेटेड। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें 7.45 है, 7.40 से इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो गया, एल्कलोसिस। ठीक है, ये 35 to 45 था, ये बढ़ रहा है। ठीक है, HCO3 30 है, ये भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब लगाएंगे रोम मेथड। ठीक है, रोम मेथड में पीएच भी इंक्रीज, रेस्पिरेटरी का तो अपोजिट होता है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें इंक्रीज हो रही है, पीएच भी इंक्रीज हो रहा है, तो पीएच इंक्रीज और मेटाबॉलिक इंक्रीज, तो ये हो गया मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अब बात आती है कंपनसेटेड वाली और नॉन अनकम्पनसेटेड वाली। अब 7.45 नॉर्मल आ गई, 7.35 to 7.5 हम ऑब्जर्व कर रहे थे, जो कि हमारी आ गई नॉर्मल, और दोनों रेंज से बाहर आ रहे हैं। ये 35 to 45 नॉर्मल रेंज थी, 64 आ गया, रेंज से बाहर आया, ये भी रेंज से बाहर आया, तो हमारा हो गया फुली कंपनसेटेड। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, जब पीएच और PCO2 एंड HCO3 दोनों रेंज से बाहर निकले और पीएच नॉर्मल आ जाए फुली कंपनसेटेड, मतलब दोनों अपनी अपनी रेंज से बाहर निकल आए, मेटाबॉलिक के लिए भी और रेस्पिरेटरी के लिए भी, और पीएच नॉर्मल आ गई तो उसको बोलेंगे फुली कंपनसेटेड। अगर पीएच नॉर्मल नहीं आती है लेकिन दोनों रेंज से बाहर आ जाते हैं तो उसको बोलेंगे पार्शियल कंपनसेटेड। और अगर मतलब पीएच भी नॉर्मल नहीं आई और दोनों अपनी रेंज से बाहर नहीं निकले तो उसको बोलेंगे अनकम्पनसेटेड। जैसे ये अनकम्पनसेटेड का हमने एग्जाम्पल देखा था, ये वाला, मतलब ये HCO3 अपनी रेंज से ही बाहर नहीं आ रहा, ना ही पीएच नॉर्मल आ रही थी, हो गया अनकम्पनसेटेड। ये हमने देखा पार्शियल कंपनसेटेड वाला, मतलब पीएच नॉर्मल नहीं आई लेकिन ये दोनों दोस्त अपनी नॉर्मल रेंज से बाहर आ रहे हैं, तो इसको बोल लेंगे पार्शियल कंपनसेटेड। ये फुली कंपनसेशन का एग्जाम्पल है, जैसे पीएच भी नॉर्मल आ गई भाई, और दोनों ये हैं, इन दोनों अपनी रेंज से भी बाहर आ गई, दोनों रेंज से बाहर आते क्या हो गया, फुली कंपनसेटेड। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हो गया। उसके बाद आता है, अगर वोमिटिंग होती है पेशेंट को तो क्या क्या लॉस हो जाता है, एक तो पोटेशियम लॉस होता है वोमिटिंग होने के कारण, एक कैल्शियम का लॉस हो जाता है। ठीक है, और स्वेटिंग में हमेशा सोडियम का लॉस होता है। ठीक है, ये जब जैसे एक एग्जांपल ये 7.33 है, 7.4 के कंपैरिजन में देखेंगे तो ये क्या हुआ, एसिडोसिस। अब PCO2 की वैल्यू 35 to 45 ये आ रही है, ये हो रही है डिक्रीज। ठीक है, HCO3 22 to 27। ठीक है, ये नॉर्मल रेंज में, तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ये हमने लिख रखा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब कंपनसेटेड नॉन कंपनसेटेड की बात आती है, तो अब पीएच भी नॉर्मल नहीं आई 7.35 to 7.45 तक, और ये रेंज से भी बाहर निकला कार्बोनेट आयन, तो क्या हो गया, अनकम्पनसेटेड। ठीक है, अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होते हैं एसिडोसिस और अल्कलोसिस की कंडीशन में। जैसे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में होता है हाइपोवेंटिलेट होगा,
बीपी डिक्रीज, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, ब्लड एपनिया हो जाएगा, ठीक है। ड्राउजीनेस, हेडेक, कन्फ्यूजन और गैस्पिंग, मतलब नर्वस सिस्टम वाले सारे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सारे सिम्टम्स इसमें आने लग जाएंगे रेस्पिरेटरी में। ये मेटाबॉलिक में आते हैं जीआई वाले, जीआई के इसमें नॉट इन्वॉल्व। जीआई के सिम्टम्स हैं वो रेस्पिरेटरी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पोटेशियम इंक्रीज हो गया, बीपी डिक्रीज, हार्ट रेट इंक्रीज, कार्डियक डिसरेथमिया हो जाएगा ड्यू टू पोटेशियम के इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है। नर्वस सिस्टम आएंगे, मेटाबॉलिक है तो इसमें जीआई के भी आएंगे, जैसे नोजिया, वोमिटिंग एंड एनोरेक्सिया, ठीक है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जैसे इसमें कुसुमल्स रेस्पिरेशन प्रेजेंट होगी, जिसका हमने कल बार भी बनाया था कि ये फुली डीप होती है ऐसे, ठीक है। मेटाबॉलिक में जीआई के फीचर ज़्यादा आते हैं, रेस्पिरेटरी में नर्वस सिस्टम के ज़्यादा फीचर्स आते हैं ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस पे आ गए। रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में क्या होता है, टैकीपनिया मतलब इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, हाइपरवेंटिलेट, पेशेंट जल्दी जल्दी सांस लेगा तो हाइपरवेंटिलेट करेगा, टैकीकार्डिया, इंक्रीज हार्ट रेट, स्टार्टिंग में हेडेक भी होगा, कन्फ्यूजन होगा, और कैल्शियम के डिक्रीज होने की वजह से टेटनी होगी, सीजर्स आएंगे या फिर हाइपर रिफ्लेक्स बढ़ जाता है। और जब मतलब कैल्शियम लोग का लॉस क्यों होगा, जैसे जब एसिड बाहर जाएगा, अब रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है, अल्कलोसिस का मतलब एसिड बाहर गया, अगर एसिड बाहर जाएगा तो कैल्शियम का भी लॉस करेगा। और ये हमने पढ़ा था यहाँ पे कि अगर उसमें वोमिटिंग हो रही तो पोटेशियम का लॉस होगा, पोटेशियम के साथ साथ कैल्शियम का भी लॉस होता चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में एक तो वोमिटिंग होगी तो सीधी सी बात है एसिड बाहर जाएगा तो अल्कलोसिस हो जाएगा। मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में सोडियम सीट्रेट का बताया था, वो कैल्शियम को बाइंड करके बाहर भेज देता है। गैस्ट्रोटोमी, स्टमक का कंटेंट बाहर निकल गया तो रेस्ट बचा एल्कलाइन, तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, पोटेशियम डिक्रीज एंड डिक्रीज कैल्शियम आयन, ठीक है। ये हमारे क्लिनिकल फीचर्स हो गए। अब ये स्पेसिफिक नोट है, कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यू होती है 8.6 to 11 mg/dl होती है इसकी। हाइपोकैल्शियम हो रहा था, मतलब डिक्रीज कैल्शियम आयन, ये डिक्रीज हो रहा था तो हाइपोकैल्शियमिया हो गया। हाइपोकैल्शियमिया के साइन क्या क्या है, एक तो चॉपस्टिक साइन, एक ड्राउजी साइन। चॉपस्टिक साइन क्या क्या होता है, अगर हम फेस पर किसी पेशेंट में अगर हाइपोकैल्शियमिया कंडीशन है जिसमें कैल्शियम का लेवल डाउन आ गया, उसको असेस करने के लिए हम क्या चेक करते हैं, चॉपस्टिक साइन। मतलब अगर उसके फेस पर हम टैप करते हैं तो उसका फेस फिंगर्स की तरफ मुंह होने लग जाएगा, ये होता है चॉपस्टिक साइन। चॉपस्टिक को हम को याद करते हैं च्यू से, मतलब च्यू को होता है चबाना, मतलब चबाते हम मुंह से हैं, तो इसका ट्रिक है याद करने की। चॉपस्टिक साइन मुंह से रिलेटेड है, फेस से रिलेटेड है, मतलब फेस हाइपोकैल्शियम फेस की साइड अगर टैप करेंगे तो पेशेंट का फेस फिंगर्स की साइड घूम जाएगा। अब है ड्राउजी साइन। ड्राउजी साइन क्या होता है, व्हेन एप्लीकेशन ऑफ बीपी कफ ऑन आर्म एंड इन्फ्लेटिंग कफ दैट टाइम 3 fingers एक्सटेंड एंड थंब गो फॉर फ्लेक्शन। ड्राउजी साइन भी हाइपोकैल्शियमिया का ही साइन है। इसमें जैसे बीपी कफ अप्लाई किया हमने आर्म पर पेशेंट के और कफ को इन्फ्लेट किया तो जो 3 finger है वो तो एक्सटेंड हो जाएगी और जो थंब है वो फ्लेक्शन हो जाएगा ड्यू टू हाइपोकैल्शियमिया। टेटेनिया की कंडीशन बन जाती है इसमें। इसका मैनेजमेंट क्या क्या है, सबसे पहले मैनेजमेंट देखते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या हो रहा था, हाइपोवेंटिलेट हो रहा था, मतलब पेशेंट को ढंग से सांस नहीं हो रहा था, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही थी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ से हाइपोवेंटिलेट हो रहा था। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहले है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशन प्रोवाइड करनी। सबसे देंगे हम सेमीफोलर में नहीं हो रहा ठीक तो फोलर देंगे, उसके बाद हाई फोलर के बाद लीन फॉरवर्ड, उसके बाद ऑर्थोपेनिक पोजीशन हम प्रोवाइड करेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन में। उसके बाद हम मेडिकल ट्रीटमेंट पे आ गए, जो कि है ऑटो एडमिनिस्ट्रेशन। अगर पेशेंट में ऑक्सीजन कमी है तो उसको हम ऑक्सीजन ही एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। अब उसके बाद करेंगे नेबुलाइज करेंगे, मतलब ब्रोंकोडाइलेटर करेंगे जिसका नाम है साल्बुटामोल। ब्रोंकोडाइलेट क्यों करेंगे, क्योंकि ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने के लिए, ताकि पेशेंट आराम से सांस ले सके और हाइपोवेंटिलेट की कंडीशन में ना जा पाए। उसके बाद हाइड्रेशन थेरेपी क्यों देते हैं, टू लिक्विफाई स्पुटम को लिक्विफाई करने के लिए और ताकि वो आराम से एक्सपेल हो सके। उसके बाद है कफ लूज, जिसको बोलते हैं म्यूकोमिक्स नेबुलाइजेशन, जिसको हम N-एसिटाइलसिस्टीन से भी करते हैं, ठीक है। कफ को लूज करते हैं ताकि वो आराम से बाहर आ सके और पेशेंट हाइपोवेंटिलेट की कंडीशन में आ जा सके ताकि अच्छे से सांस ले सके। उसके बाद स्टीम इनहेल करेंगे पेशेंट के अंदर, उसके बाद सक्शन करेंगे, अगर एक्स्ट्रा सीक्रेशंस हैं उनको रिमूव करेंगे। फिर आते हैं CPAP मशीन, नॉन इन्वेजिव मास्क होता है ये। वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन की नीड पड़ती है तो हम उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कंडीशन को कैसे ट्रीट करते हैं, जैसे हाइपरवेंटिलेट कर रहा था रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में
PCO2 नॉर्मल 35-45, जैसे उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट करेंगे। ब्रीथिंग एक्सरसाइज के बारे में सुझाव देंगे, जैसे डीप स्लो ब्रीथिंग, मतलब हाइपर वेंटिलेट कर रहा था तो उसको बोलेंगे लंबी और गहरी सांस ले ताकि हाइपर वेंटिलेट ना करे और रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस को हम ट्रीट कर सकें। अगला मेथड है पेपर बैग ब्रीथिंग, मतलब इसमें पेपर का बैग बना के पेशेंट को देंगे ताकि उसमें ही ब्रीथिंग करे। इससे 1/3 कार्बोनेट इनहेल करेगा, मतलब हाइपर वेंटिलेट नहीं कर पाएगा, तो ये कंडीशन भी ज़्यादा नहीं होगी, सीवियर नहीं होगी। उसके बाद कैल्शियम सप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि अल्कलोसिस में कैल्शियम की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, तो इसके लिए कैल्शियम ग्लूकोनेट यूज़ करेंगे 10 ml, जो कि एम्पूल आता है। उसके बाद है मेटाबॉलिक एसिडोसिस का ट्रीटमेंट क्या है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस का कोज होता है तो डायबिटिक कीटो एसिड हो गया, एस्पिरिन ले ली, या फिर डायबिटीज़ मेलाइटिस में फास्टिंग कर रहा था पेशेंट, इसकी वजह से। इसका पहला ट्रीटमेंट होता है एक तो इंजेक्शन NS टू रिमूव कीटोन बॉडी, मतलब हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन करेंगे उसका, NS प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को ताकि कीटोन बॉडी रिमूव हो सके। उसके बाद रेगुलर इंसुलिन इंट्रावेनस भी हम देंगे 1/1 रेशियो में, ठीक है। जैसे 40 ml NS और 40 ml इंसुलिन देंगे, IV रेगुलर इंसुलिन देंगे, इसमें हम ये याद रखेंगे रेगुलर इंसुलिन को देंगे कि मेटाबॉलिक कीटोएसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए। अब एसिडोसिस में पोटेशियम की वैल्यू ये थी, और इसमें पोटेशियम रिच डाइट देंगे, जैसे कोकोनट वाटर हो गया, बनाना हो गया, एवोकाडो रिच सोर्स होता है पोटेशियम का, ठीक है। पोटैटो देंगे, ऑरेंज देंगे। हाइपरकैलेमिया हो रहा था, पोटेशियम की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे। ये एक इमरजेंसी कंडीशन है हाइपरकैलेमिया, इसको कैसे ट्रीट करेंगे। सबसे पहले वाइटल साइंस को असेस करेंगे और इनटेक पोटेशियम के को डिक्रीज करेंगे। पहला ट्रीटमेंट है जैसे इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट और 10 मिनट्स, ठीक है। 10:10:10, मतलब 10 मिनट में 10 ml और 10 ml NS, ये कैल्शियम ग्लूकोनेट हो गया, ठीक है। 10:10:10 का ये हम कम्बिनेशन देते हैं इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट। उसके बाद इंजेक्शन D25 और 8 इंटरनेशनल यूनिट रेगुलर इंसुलिन हम यूज़ करते हैं हाइपरकैलेमिया को ट्रीट करने के लिए। उसके बाद नेबुलाइज करते हैं साल्बुटामोल से। उसके बाद के बाइंड से देते हैं कैजेलेट, जो पोटेशियम वो बाइंड करेगा और बॉडी से आउट कर देगा। उसके बाद अगर तब भी हाइपरकैलेमिया की कंडीशन ट्रीट नहीं हो रही है तो उसमें हम हीमोडायलिसिस करना पड़ेगा। कैजेलेट के बाइंड सैचेट आता है, मतलब पोटेशियम को बाइंड करेगा और बॉडी से रिमूव कर देगा। हाइपरकैलेमिया की सीधी चेंजेस क्या क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्टली हर एग्जाम में आता है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपरकैलेमिया की इसी चेंजेस, एक तो फ्लैट पी वेव फ्लैट हो जाएगी, वाइड QRS कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और PR इंटरवल है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, और टोल T वेव हो जाएगी, ठीक है। अब है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, इसका ट्रीटमेंट क्या है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का। अब उसमें मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में कैल्शियम डाउन आ रहा है तो कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे, ठीक है। कैल्शियम सप्लीमेंट क्या क्या है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं। और चीज़, रागी रिचर सोर्स ऑफ कैल्शियम है, और ये हमने देखा था एवोकाडो पोटेशियम का रिसर्च सोर्स है, रागी कैल्शियम का रिसर्च सोर्स है, या फिर इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट प्रोवाइड करेंगे। अब ये देखो एसिडोसिस में तो पोटेशियम की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, अल्कलाइन में पोटेशियम की वैल्यू डिक्रीज और कैल्शियम की भी डिक्रीज हो जाती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ABG एनालिसिस, जिसको हम RTL ब्लड गैस एनालिसिस भी करते हैं, ठीक है। एक बार समराइज कर लेते हैं। RT ब्लड गैस एनालिसिस, इसमें एलन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, हेपेटाइटिस सिरिंज यूज़ करते हैं, ये नॉर्मल वैल्यूज़ हो गई। इसमें हमने 5-6 एग्जाम्पल भी देखे थे, फिर उसके बाद इसके टाइप आ गए, ये एग्जाम्पल किए थे हमने। उसके बाद किस किस कंडीशन में इसकी कोज क्या, किस किस कंडीशन में ये अब नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद हमने कंपनसेटेड, नॉन कंपनसेटेड एंड पार्शियल कंपनसेटेड के बारे में पढ़ा था एग्जाम्पल के, ये साइन एंड सिम्टम्स आ गए हमारे। उसके बाद मैनेजमेंट, हर एक कंडीशन, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का, अल्कलोसिस का, मेटाबॉलिक एसिडोसिस का और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का।